तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है सन 2004 से। एक ऐसा मनहूस साल जिसने कई जिंदगियों को तबाह करके रख दिया। डर को डरा देने वाली ये भयानक दास्तां शुरू हुई थी अरुणाचल प्रदेश के एक मशहूर गांव से। यहाँ के लोगों में जिस तरह की आदतें थे उन्हीं को बदलने वाली ये मनहूस और खौफनाक कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार सिंह है और उस रात आसमान को काले काले बादलों ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा था। कोई भी नहीं जानता था कि आज जो होगा वो सभी की सोच से परे होगा। तो आइए जानते हैं हमारे कस्बे की एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। शनिवार की वो रात मेरी लाइफ की सबसे खराब और बद्दी रात बन जाएगी, इसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था। उस रात मैं रोज रोज की तरह आज भी दिन भर का काम खत्म करने के बाद वापस से घर लौट रहा था। लेकिन घर पहुंचने से पूर्व ही जब मेरी नज़र गांव के ऊपर छाए हुए आसमान पर पड़ी तो मैंने महसूस किया कि आज तो पूरा का पूरा गाँव अंधेरे की चादर से ढका हुआ है। मतलब कि एक अजीब सा भय अचानक से ना जाने कहां से मेरे मन में सवार हो गया था। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मैं इतना ज्यादा डर सहन कर सकूं, लेकिन इस छोटी सी चीज से ही ना जाने क्यों लेकिन डर महसूस होने लगा था। फिर इन चीजों को इग्नोर करते हुए मैं घर की तरफ चला गया और इससे पहले कि घर में पहला कदम पटक पाता कि अचानक से लाइट कट हो गई और अब तो मन में और भी ज्यादा दहशत बैठने लगी थी। खैर, किसी तरह से मैं अपने घर के अंदर घुस गया और फिर जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो पता नहीं क्यों लेकिन मेरी आंखों के सामने एक काली काली परछाई नजर आने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन अंधेरे में भी उस परछाई को अपने सामने मंडराता हुआ देखकर मेरे मन में बेचैनी होने लगी थी। इसी बीच किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा तो उस वक्त मेरा पूरा का पूरा बदन ही बुरी तरह से कपकपाने लगा था। सच कहूं तो मेरे मुंह से कोई आवाज तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस वक्त मेरी हालत बद से बदतर होने लगी थी। खैर, उसके बाद मैं जैसे पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि पीछे की तरफ खड़ी महिला मेरी वाइफ थी। उस वक्त मेरी हालत ठीक हुई, लेकिन अभी भी एक चीज मुझे बार बार हताश कर रही थी कि आखिर आज मेरे साथ इस तरह की घटना कैसे हो गई। लेकिन मैं इस चीज को नजरअंदाज करते हुए वापस से अपनी बीवी के साथ कमरे में चला गया और उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं खाना वाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर चल दिया। इसी बीच मुझे खबर मिली कि आज मुझे अपने सेठ जी के साथ जाना होगा। दरअसल उन्होंने बताया था कि आज हम हमारे गांव के उस इलाके में जाने वाले हैं जहां पर हमें नया काम मिलने वाला है। मुझे लगा कि हमें सुबह जाना है तो फिर मैं आराम से चला जाऊंगा, लेकिन उसी वक्त मेरे सेठ जी ने फोन पर बताया कि हमें सुबह नहीं और इसी वक्त निकलना होगा, क्योंकि उसके बाद वहां पर दूसरा ठेकेदार आ जाएगा जो उस काम को लेने के लिए तैयार होगा। मजबूरन मुझे अपने सेठ जी की बात को मानकर वहां से निकलना पड़ा और उसके बाद मैं और मेरा सेठ जी हम दोनों तुरंत ही उस हवेली को देखने के लिए निकल पड़े जिस पर हमें काम करना था। हम बाइक लेकर निकले थे तो हम काफी जल्दी वहां पर पहुंच गए और जैसे हम उस हवेली के बाहर पहुंचे तो वो हवेली हमें दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि उस हवेली की मरम्मत क्यों करवाई जाने वाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस हवेली को ठीक करवाने के पीछे किसी बड़े सेठ का हाथ है। मैंने ये बात अपने सेठ जी से पूछी तो उन्होंने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, जो करना है वो मैं खुद पे खुद कर लूंगा। तभी मैं अपने सेठ जी की बातों को नजरअंदाज करने लगा और उसके बाद सेठ जी ने बताया कि हमें तुम्हारे इस गांव की इस हवेली के अंदर जाना होगा, लेकिन उस हवेली की कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में लोग उस हवेली को पैरानॉर्मल साबित करते थे और लोगों का मानना था कि इस हवेली का दरवाजा खोलते ही यहाँ पर काली शक्तियां इकट्ठा हो जाती हैं और उसके बाद गाँव में तबाही मचाती है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं था, और अगर मुझे इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं था तो फिर मैं उन लोगों की बातों में कैसे आ जाता। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ सब बनी बनाई बातें हैं और इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और उसके बाद यही सोचकर मैंने अपने सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, हमें अंदर चलना चाहिए। हालांकि उस वक्त मेरी भी फट रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मैं अपने सेठ जी के साथ जिगरा दिखाते हुए आगे आगे चलने लगा। मैंने पहला दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसके सामने ताला लगा हुआ था, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि सेठ जी अपने साथ उस पूरी हवेली की सारी चाबियां लेकर आए थे। यानी कि आज तो ये बंदा मुझे पक्का ही मरवाने वाला था।
खैर मन में काफी सारे विचार लेकर मैं उस हवेली के एकदम अंदर पहुंचने ही वाला था कि तभी हमारे पीछे वाले दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद होने लगे और इस चीज को देखकर मेरे साथ साथ मेरे सेठ जी की भी हवा टाइट हो गई। मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारे गांव के लोग इस हवेली को भूतिया बताते हैं, हमने इस हवेली के अंदर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तो सेठ जी ने कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता। उस वक्त सेठ जी ने मुझे आश्वासन देने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा, हमें पूरी हवेली को देखना चाहिए। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया, लेकिन वो नोकिया का फ़ोन था जिसके अंदर कैमरा भी हल्का फुल्का काम करता था। तो मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। अभी मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया है और इस आवाज़ को सुनकर एक पल के खातिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? तो उन्होंने बताया कि उन्हें तो ऐसी कोई भी आवाज़ ही नहीं आई, फिर भला मुझे इस तरह की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद सेठ जी ने कहा, मुझे मालूम है यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है जिससे हम दोनों बिना इस दरवाजे को खोले बाहर निकल जाएंगे, पर हाँ पहले हमें पूरी हवेली को देख लेना चाहिए। सेठ जी को पता चल गया था कि इस हवेली के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आज भी इस हवेली को नहीं खोलते, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं मानी और सारे दरवाजे को ओपन करता रहा। अब हमारे सामने एक आखिरी दरवाजा था जिसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक खतरे का निशान हो। ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि इसे मत खोलना। मैंने सेठ जी को मना भी कर दिया कि भूलकर भी हम इस दरवाजे को नहीं खोल सकते, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी और उन्होंने उस दरवाजे को खोल दिया। और जैसे वो दरवाजा खुला तो अचानक उस दरवाजे के अंदर से भयंकर चीज़ें बाहर निकलने लगी। ये नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने की तरफ वाले उस दरवाजे के अंदर से कौन सी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। बस इतना देख सकता था कि वो कुछ उड़ने जैसी चीज़ें थी। उसके बाद मेरे सेठ जी ने कहा, तुम जल्दी मेरे पीछे आओ। और उसके बाद मैं सेठ जी की बात मानकर उनके पीछे पीछे भागने लगा। सेठ जी उन सारे रास्तों को जानते थे जिनके बारे में मुझे भी ज्ञात नहीं था। मुझे इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि एक दूसरे गांव का आदमी हमारे गांव की पूरी हवेली के बारे में अच्छी तरह से जानता है, जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता। सच में ये काफ़ी अजीब था। लेकिन उसके बाद मैं अपने सेठ जी के पीछे पीछे अपनी जान बचाने के खातिर भागने लगा। हम कुछ दूर गए ही थे कि तभी मुझे अपने सामने की तरफ एक जाली नजर आने लगी और वो जाली खुली हुई थी। तो मौके का फ़ायदा उठाकर मैं तुरंत उस जाली से नीचे कूद गया। मेरे साथ साथ मेरा पतला सा वो सेठ जी भी नीचे कूद गया और उस वक्त हम दोनों को ही काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन हम किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपनी बाइक के पास पहुँचे और मैंने बाइक को स्टार्ट करके तुरंत ही वहाँ से निकाल दिया। मगर पता नहीं क्यों जैसे ही हम अपनी बाइक लेकर निकल रहे थे तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब हमारे साथ साथ कोई और भी है जो वहाँ से बाहर निकल चुका है और उसके कदमों की आहट जैसे कोई चप्पल सड़क पर पटक रहा है। मैं जानता था कि ये कोई बला है जो हमारा पीछा कर रही है और अब महज कुछ ही दिनों के अंदर गांव के अंदर दहशत के काले बादल मंडराने वाले हैं। अब बारिश का मौसम हो गया था। हमारी बाइक सड़क के बीचों बीच चल रही थी तो हम अब भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उस वक्त मैं अपने सेठ जी के साथ किसी तरह सही सलामत बचकर अपने घर तो चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे अब अजीब सा फील हो रहा था। उस वक्त घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन उसे भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो भी मेरी तरह पहले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। उस वक्त उसने मुझे आराम करने का सुझाव दिया और उसके बाद मैं रात के करीबन 1:30 या 2 बजे के आसपास अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। रात के लगभग 3 बजे के आसपास अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। उसके बाद मैं आधी नींद में अपने बिस्तर से उठ गया और उसके बाद मैं जैसे दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे अपनी पत्नी खड़ी नजर आ रही थी। उसे घर के बाहर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुआ, लेकिन उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था और तभी पता नहीं कहां से पीछे से किसी के हाथ ने मेरे कंधे को एकदम से पकड़ लिया और उसके बाद मैं जैसे पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि मुझे अपने पीछे की साइड में अपनी पत्नी ही नजर आ रही थी और उसे वहां पर देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरी नींद भी एक पल के लिए उड़ गई।
लेकिन उसके बाद मैं किसी तरह चुपचाप अपनी पत्नी के साथ वापस से घर के अंदर पहुंच गया। और उस वक्त मैं इतना तो समझ गया था कि अब जो मेरे साथ हो रहा है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। उस वक्त डर से मेरे चेहरे पर लालिमा छा गई थी और पूरा का पूरा शरीर काला पड़ने लगा था। पता नहीं उस रात मुझे ऐसा क्या हुआ कि मेरे पूरे शरीर के अंदर ही मुझे कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसके बाद मैं अपने घर के अंदर तो आ गया, लेकिन ये बात मेरे मन के अंदर अब खटक रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद सुबह हो गई। सुबह होने के तुरंत ही बाद ही मेरे अंदर जो सारी चीज़ें सवार थी मैंने अपने मन से उनको निकाल दिया और अब मुझे वापस काम पर लगना था। लेकिन आज मुझसे काम नहीं हो रहा था और तभी मुझे अपने सेठ जी का फ़ोन आया। और जैसे ही सेठ जी का फ़ोन आया तो पहले तो मुझे अपने सेठ पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि आज हमें उस हवेली की मरम्मत के लिए निकलना होगा क्योंकि हमने उस काम का ठेका लिया है। मुझे अपने सेठ के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। मैंने सेठ जी से बस इतना कह दिया कि मैं उस काम को नहीं करूँगा, मुझे दूसरी जगह पर पटक देना। लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और मुझे बताया कि तुम्हें वहीं की जिम्मेदारी उठानी होगी। अब मैं भी उसके सामने मजबूर हो गया था, तो मुझे भी हवेली की तरफ निकलना ही था। इसी बीच हमें पता चला कि गांव में एक मौत हो गई है और उसकी मौत भी किसी पत्थर के नीचे दबने के कारण हुई है। लेकिन हमारे गांव के अंदर इतना विशाल पत्थर कहां से आया होगा। बाद में मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और फिर उसके बाद मैं हवेली की तरफ निकल पड़ा। और जैसे मैं उस हवेली के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि आज हवेली का एरिया ऐसे ही पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और एक अजीब सी खामोशी ये संकेत दे रही थी कि आज खतरे का खेल शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद हम उस हवेली की पहली दीवार को ठीक करने में लग गए। बाहर की दीवार काफ़ी चौड़ी थी तो उसे हम 2 दिन तक ऐसे ही ठीक करने वाले थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि इन 2 दिनों के अंदर ही पूरा का पूरा गांव दहशत में डूब जाएगा। उस दिन जब हम उस दीवार को ठीक करने में लगे हुए थे तो दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास पता नहीं क्यों लेकिन उसके अंदर से किसी की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मजदूर उसके अंदर चला गया है और वो मदद की गुहार दे रहा है। हम 2-3 जने भागते हुए अंदर तक पहुंच गए, लेकिन इससे पहले कि हम उस हवेली के एकदम अंदर तक पहुंच जाते कि हमने देखा कि उस हवेली के पीछे बीच में एक आदमी की लाश लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी ने सुसाइड कर लिया हो। ऊपर से उसका शरीर भी अब लटकने लगा था, हालांकि उसने फांसी नहीं लगाई थी। वो ऐसी सीढ़ियों से लटक रहा था, हमें पता ही नहीं चला कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। उसे भी उस हवेली से बाहर निकाला गया। लेकिन इतना कांड होने के बाद भी हमारा सेठ हमें उस काम को करवाने के लिए पूरी तरह से तत्पर था। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं उसे कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन अभी तो सिर्फ ये शुरुआत हुई थी, डर और खौफ की पूरी कहानी तो अभी बाकी थी। उस आदमी की लाश को उसके घर तक पहुंचाया गया। अब तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन अब आगे जो होने वाला था वो खतरों का एक ऐसा खेल था जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो गई थी। अचानक हमारे सेठ ने बताया कि हमें शाम को यहाँ पर वापस पहुँचना है। रात को हवेली के पास आने का मतलब था कि अपनी मौत को दावत देना। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे मजदूर भी थे जिन्होंने मना नहीं किया और वो रात को भी ओवरनाइट करने को तैयार थे। मैं समझ गया था कि ये हमारा सेठ सभी की जान लेकर ही मानेगा, तो मैंने उन सभी लोगों को रात में हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। कुछ लोगों ने तो मेरी बात पर विश्वास किया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि मैं उनसे रात का काम नहीं करवाना चाहता और मैं अकेला ही सेठ जी के साथ काम करना चाहता हूँ। और उनके अंदर मेरे प्रति थोड़ा सा गुस्सा पैदा हो गया, जिस वजह से उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मगर मैंने काफ़ी बार उनको समझाया, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद मैं तो घर लौट गया, लेकिन मैं उन लोगों की काफ़ी टेंशन कर रहा था जिनके साथ आज कुछ भयानक होने वाला था। अभी मैं अपने घर पर था और कल से मेरे घर पर भी कुछ अजीब अजीब गतिविधियां हो रही थी। अजीब अजीब चीज़ें हमारे साथ घट रही थी और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे घर पहुंचने के बाद मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से ही अपने शरीर के अंदर फिर से कमजोरी महसूस होने लगी। और ये सब काम तब होते थे जब मैं अपने घर आ जाता था। घर आने से पहले जब मैं ड्यूटी पर था तो मेरे साथ कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था, लेकिन अब गांव के अंदर अजीब अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और जल्द ही गांव वालों को ये पता चल गया था कि उस हवेली का दरवाज़ा गांव के सेठ ने ही खोला है, जिस वजह से सभी गांव वाले उस सेठ के खिलाफ हो गए थे। लेकिन अभी भी वो सेठ उस हवेली की मरम्मत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
हमें इतना तो पता चल गया था कि उसने उस हवेली का काम करवाने के लिए एक अच्छा खासा सौदा किया है और अब ये दरवाज़ा उसने खोलकर गांव को तबाह करने की पूरी नीति बना ली है। गांव वालों ने भी सोच लिया था कि अब उस आदमी को मिलकर हम सभी वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। गांव वालों ने उसके सामने हाथ तक जोड़ लिए, लेकिन वो नहीं माना और उसने बताया कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, बस ये मन का वहम होता है। हमें इस हवेली का काम करके इसे वापस से रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान रखा जाएगा और किसी के लिए जगह तैयार की जाएगी। लेकिन अब सारे के सारे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए थे, जिससे सभी गांव वालों का अब आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो सेठ भी भली भांति जानता था कि भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं, लेकिन उस सेठ को तो बस अपने काम की पड़ी थी, उसे किसी की जान से कोई लेना देना नहीं था। खैर, आज की रात वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात जीने वाला था, जिसके बाद मैं कभी भी इस गांव के अंदर चांद नहीं देखने वाला था। रात के करीबन 12 बजे के आसपास मैं अपनी बीवी के साथ सो रहा था और इसी बीच फिर से वही रात वाला नज़ारा हुआ। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और इस बार मैं दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे अपने घर के बाहर अपना कर्मचारी दोस्त चेतन खड़ा हुआ नजर आ रहा था। चेतन को वहां देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि इतनी रात को चेतन मेरे घर के बाहर क्या कर रहा था। जैसे ही मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि काम करते हुए उसके साथ एक वाकया हो गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच गया। मैंने चेतन से कहा कि लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम जो यहाँ पर पहुँच गए। मैं उसे इतना बोलकर पानी लाने के लिए रसोई में पानी की बोतल लेने के लिए चला गया। पानी की बोतल लेकर जब मैं वापस उस जगह पर लौटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि अब मेरा दोस्त चेतन यहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद मुझे याद है कि चेतन की तो कब की मौत हो गई थी उस हवेली के अंदर। उसकी मौत होने के बाद से ही तो सारे मजदूरों के अंदर एक दहशत फैली हुई थी। मेरा पूरा का पूरा शरीर अब अंदर से कंपन हो रहा था। दोस्तों, उसके दूसरे ही दिन मैंने उस गांव को छोड़ दिया और मैं किसी दूसरी जगह पर आकर रहने लगा। जीरो से शुरुआत करके मैं आज काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से यहाँ पर रहता हूँ। लेकिन आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल डर से कांप उठता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।